गुआनशुन को उसके ब्यूटी के सपने आना बंद हो गया है, तो वो इतने बड़े कासल में अब लोनली फील करने लगा है। उसकी लाइफ में सैडनेस के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। एक दिन ऐसे ही वो उदास बन के बेड पर पड़ा हुआ था, तभी उसने कुछ आवाज सुनी। वो झटके से उठा कि मेरा ब्यूटी वापस आ गया। वो भाग के बाहर गया कि फाइनली वो मेरे सपने में आ ही गया। लेकिन बाहर जाके उसने देखा तो कोई और वहाँ पे बैठ के फ्रूट्स खा रहा था। तो गुआनशुन ने कंफ्यूजिंगली पूछा कि तुम कौन हो। वो पर्सन जो एप्पल खा रहा था उसे फेंक दिया कि ओह तुम्हें पता चल गया। गुआनशुन ने फिर से पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ मेरे सपने में क्या कर रहे हो। वो दूसरा पर्सन वैम्पायर था और वो समझ गया था कि गुआनशुन कौन से सपने की बात कर रहा है और पूछा कि क्या तुम मेरे फ्रेंड ब्यूटी को ढूंढ रहे हो। वो ब्यूटी का फ्रेंड है ये जान के तो गुआनशुन उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करने लगा, यहाँ तक कि उसे चाय पौर कर दी और पूछने लगा कि उसे पता है कि उसका ब्यूटी कहाँ पे गया है, कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए पाइनएप्पल कट कर दूंगा। उस पर्सन ने बताया कि भले मैं उसका फ्रेंड हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। ये सुनते ही गुआनशुन का ध्यान भटक गया और उसके हाथ में चाकू लग गया। उसके ब्लड की स्मेल उस वैम्पायर को बहुत ही अच्छी लगने लगी और गुआनशुन से कहा कि वो बस तुम्हारा एक सपना था, वो असलियत में एक ब्यूटी नहीं है, तो फिर क्यों ना तुम वो सब कुछ मेरे साथ ट्राई करो। ये बोलते हुए उसने गुआनशुन पर अटैक किया, लेकिन गुआनशुन ने वो अवॉइड कर लिया। गुआनशुन कंफ्यूज था कि अचानक से मेरा ये स्वीट ड्रीम नाइटमेयर में क्यों बदल रहा है। उस वैम्पायर ने फिर से गुआनशुन का नेक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गुआनशुन ने उसे धक्का दे दिया कि मुझसे दूर जाओ और वो खुद को कहने लगा कि जाग जाओ, इस बुरे सपने से जाग जाओ। वो वैम्पायर गुस्सा हो गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक वैम्पायर को चैलेंज करने चले। वो गुआनशुन का गला प्रेस करने लगा और उसके गले पे नाखून मार दिया। दर्द की वजह से गुआनशुन सोचने लगा कि क्या ये एक सपना नहीं है, क्या ये हकीकत है। वो वैम्पायर गुआनशुन के नेक पर बाइट करने चाहता है, लेकिन तभी मचिंग ने आके उसके फेस पर घूसा लगा दिया और गुआनशुन से उसे दूर कर दिया। वो वैम्पायर अपने मुंह से ब्लड थूकता है, मतलब अपना ही घूसे की वजह से निकला हुआ ब्लड, कि तुम तो बहुत ही क्रूल हो। मचिंग गुआनशुन को अपने पीछे करता है और उस दूसरे वैम्पायर से कहता है कि आखिर तुम उसके साथ क्या करने की सोच रहे थे। उस दूसरे वैम्पायर ने कहा कि तुम जो डिलीशियस खाना खा रहे थे मैं भी वही खाना चाहता हूँ, और वो तुरंत ही फिर से गुआनशुन के पास आ गया कि ये बहुत ही अच्छा खाना है। लेकिन मचिंग ने फिर से उसे गुआनशुन से दूर किया कि उसे छुओ मत। उस दूसरे वैम्पायर ने गुस्से से चिल्लाया कि तुमने मुझे 2 बार मारा, सिर्फ एक इंसान, एक ब्लड पैक की वजह से तुमने मुझे 2 बार मारा। तुम कभी भी किसी इंसान के साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रहे हो और मुझे यकीन है कि तुम इसके साथ भी ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये बस तुम्हारे लिए एक ब्लड पैक है। मचिंग ने जोर से चिल्लाया कि यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो दूसरा वैम्पायर गुस्से के साथ अपने मैजिक से वहाँ से गायब हो गया और ये कहता गया कि मचिंग फिर बाद में तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। उसके जाने के बाद मचिंग फिर गुआनशुन की ओर आगे बढ़ने लगा, तो गुआनशुन पीछे हटने लगा कि माय ब्यूटी, या आखिर तुम असलियत में कौन हो। मचिंग उसके ऊपर आ गया कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद गुआनशुन उसके लिए चाय ले आया और पूछा कि माय ब्यूटी, क्या तुम एक वैम्पायर हो। मचिंग ने बताया कि हाँ मैं एक वैम्पायर हूँ, भले तुम्हें मुझसे डर लगता हो लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। लेकिन गुआनशुन तो बहुत ही खुश हो गया कि तुम सच में एक वैम्पायर हो, इतना खूबसूरत वैम्पायर, और ऊपर से ये एक सपना नहीं है, ये सच है। मचिंग को लगा था कि गुआनशुन शॉक्ड रह जाएगा, लेकिन असलियत में वो कंफ्यूज रह गया कि गुआनशुन डरा क्यों नहीं। मिस्टर सू जो एक नोबल वैम्पायर है, वही पूरी वैम्पायर सोसाइटी का संचालन करते हैं। तो फिर वो दूसरा वैम्पायर वहाँ पे शिकायत करने आ गया कि मचिंग ने मुझे 2 बार घूंसे मारे, उसने एक इंसान के लिए मेरे साथ ऐसा किया, उसे यहाँ से निकाल दो, उसकी पावर्स छीन लो और उसे एक इंसान बना दो। लेकिन सोहान ने कहा कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, और अगर नहीं है तो फिर तुमने ही ये नियम तोड़ा है, तुम मचिंग के खिलाफ गलत रिपोर्ट दे रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो चले जाओ यहाँ से। वो दूसरा वैम्पायर गुस्सा करके चला गया कि हाँ मैं सबूत लेके आऊंगा। उसके जाने के बाद सोहन लिंशा को गले लगाता है और रोने लगा कि तुमने देखा ना कि ये दुनिया कितनी ज्यादा कैओटिक बनती जा रही है, इस दुनिया को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है, पता नहीं हमारा बेटा वहाँ बाहर कैसे रह रहा होगा। लिंशा उसे शांत करने लगा कि रो मत, शाम को कुछ भी नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। मतलब कि सुमो एक नोबल वैम्पायर का बेटा है जो अभी निंगी के पास है और बड़ा हो गया है। निंगी उसे पहचान नहीं पा रहा था और सुमो उसे बता रहा था कि वो वही है। निंगी को इतना शॉक्ड देख के सुमो ने उसके गाल पे पिंच किया कि हुआ क्या हुआ। उसका शर्ट उसके शोल्डर से नीचे स्लाइड हो गया था, तो वो देख के निंगी का फेस रेड हो रहा था और उसने चिल्लाया कि कपड़े ठीक से पहन लो।
फिर निंगी ने खुद को सदमे से बाहर निकाला और अपना गला थोड़ा सा साफ करके फिर पूछा कि तुम इतने बड़े कैसे हो गए। सुमो उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ आवाज आई और मैं अचानक से ऐसा हो गया। और उसने निंगी के पास जाके पूछा कि और क्या आपको ये अच्छा लगा। लेकिन सुमो का शर्ट बार बार उसके शोल्डर से नीचे स्लाइड हो रहा था, तो वो देख के निंगी का फेस रेड हो रहा था और वो बार बार उसे अपने से दूर कर रहा था। और सुमो ने उसे जो बताया कि वो कैसे बड़ा हो गया, उसे वो कुछ भी समझ में नहीं आया। निंगी ने सुमो की देखभाल के लिए जिसे काम पे रखा था उसे यहाँ पे आने से मना कर दिया, क्योंकि सुमो अचानक से इतना बड़ा हो गया तो फिर उसकी नैनी क्या सोचेंगी, और वो अभी बड़ा हो गया है तो फिर वो यहाँ घर पे अकेले रह सकता है। सुमो स्ट्रॉबेरी खा रहा था और उसने निंगी से पूछा कि क्या आप भी ये खाना चाहते हो। निंगी अपना सर पकड़ लेता है कि वो बस साइज में बड़ा हुआ है, लेकिन उसका दिमाग तो अभी एक छोटे बच्चे जैसा ही है। फिर जब निंगी बाहर जा रहा था तब सुमो ने उसे रोका कि क्या आप मेरे साथ नहीं खेलोगे। निंगी ने बताया कि मैं अभी अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बाद में तुम्हारे साथ खेलूंगा। सुमो को पता नहीं था कि मीटिंग में जाना क्या होता है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि आप मीटिंग में जा रहे हो, मेरी भी मीटिंग है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। निंगी हंसता है कि ये लड़का सच में बुद्धू है। उसने समझाया कि वो मीटिंग में जाएगा तो फिर उसके पास पैसे आएंगे और फिर वो पैसे से सुमो के लिए स्नैक्स लाएगा। सुमो ने कहा कि मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ और आपके लिए स्नैक्स खरीदना चाहता हूँ। निंगी ने समझाया कि अभी तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। बाहर से निंगी की सेक्रेटरी ये सब कुछ सुन रही थी और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि प्रेसिडेंट निंग तो कितने कोल्ड थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना प्यार से किसी को समझा सकते हैं। सुमो वेजिटेबल खाने से मना कर रहा था और निंगी ने उसे समझाया कि ये उसकी अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। सुमो उससे खाने के लिए कहता है कि इससे आपकी भी हेल्थ अच्छी बनेगी, तो निंगी साय करता है कि वो ऐसे वक्त में ऐसा बिहेव क्यों करने लगता है। फिर उसे एक आइडिया आया और वो खुद ही सारे वेजिटेबल्स खाने लगा। उसे खाते देखकर सुमो के मुंह में पानी आने लगा कि क्या ये इतना अच्छा है। निंगी अंदर से खुश हो गया कि हाँ ये काम कर रहा है। वो लगातार सब्जियां खाए जा रहा था, लेकिन तभी सुमो ने उसके चॉपस्टिक से खा लिया। सुमो तारीफ करने लगा कि इसका टेस्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे निंगी की हालत खराब होने लगी। उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई। निंगी सुमो को अपने साथ ऑफिस ले आया था और फिर लंच ब्रेक दौरान सारे एम्प्लॉयज उसे छुपके से देख रहे थे कि मैंने कहा नहीं था कि उसका एक बच्चा है, तो फिर ये जरूर ही उस बच्चे का माँ होगा। फिर अगले सीन में मुजिंग और गुआनशुन सुहान के ऑफिस में आ गए थे, क्योंकि उन दोनों ने शादी करने का तय कर लिया है। मुजिंग एक वैम्पायर है, ये जानकर भी गुआनशुन को उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो खुश हो रहा था कि उसे इतना खूबसूरत वैम्पायर मिल गया। और जब मुजिंग ने उससे ये पूछा कि क्या वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है जिससे वो हमेशा उसके साथ रह पाए, तब भी गुआनशुन ने थोड़ी देर में ही उसे हाँ कह दिया था कि मेरा ब्यूटी जो कह रहा है वो सही होगा। सुहान उससे बार बार पूछ रहा था कि क्या मुजिंग ने उसे जबरदस्ती तो नहीं बनवाया है ना, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे पैसे भी नहीं दिए गए हैं ना। गुआनशुन ने भी बता दिया कि यहाँ पे वो अपनी मर्जी से आया है, पर फिर भी सुहान ने मना कर दिया कि वो उन दोनों की शादी नहीं करवा सकता। एक वैम्पायर एक इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता। ऐसा करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस इंसान को पूरी तरह से उस वैम्पायर का बनना पड़ेगा। उसने 2 कंगन निकाले, एक एक मुजिंग और गुआनशुन के हाथों में पहना दिए, फिर कुछ मंत्र बोले और वो कंगन गायब हो गए। इसका मतलब कि अभी तो उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। गुआनशुन सुहान को मनाने की कोशिश करने लगा और मुजिंग ने भी कहा कि मुझे बस 3 महीने चाहिए, उतने वक्त में मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। यहाँ पे दूसरी ओर निंगी लगातार काम कर रहा था, तो सुमो उसके पास आ गया और उसके शोल्डर पे मसाज देने लगा कि क्या इससे आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन निंगी की हार्ट बीट फिर से तेज हो गई। निंगी को सुमो से प्यार हो गया है और सुमो भी उससे अब दूर नहीं जाना चाहता। तो इस डायमेंशन में भी वो दोनों फिर से मिलते हैं और उन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है। उन दोनों के बीच में मार्किंग होने के बाद एक लिंक बन गया। निंगी और गुआनशुन इंसान थे, लेकिन मार्किंग की वजह से वो अपने वैम्पायर के साथ रह पाए। फिर काफी सारे साल बीत गए। आज हैलोवीन था और हुआ रो रहा था। सुमो के पूछने पे उसने बताया कि डैडी मेरे साथ कैंडी मांगने नहीं चल रहे हैं। सारे बच्चों के डैडी ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ कैंडी मांगने चलेंगे। तो फिर सुमो ने निंगी पे गुस्से से चिल्लाया कि हुआ के साथ जाओ, नहीं तो आज रात तुम्हें बेड पर सोने नहीं मिलेगा। लिनशाओ ने उसे सुन लिया कि हाँ उसे हुआ की रिक्वेस्ट पूरी करनी होगी। सुहान ने उसे ये कहते सुन लिया और कहा कि तुम भी उन दोनों के साथ जाओ। तो इस तरह से हुआ ट्रिक और ट्रीट के लिए बाहर जा पाया। उसकी क्यूटनेस को देख के सभी लोग उसे बहुत सारी कैंडी देने लगे, लेकिन उसके पीछे 2 बड़े बिल्लों को देख के सारे लोग भाग गए। निंगी और शन लिनशाओ को ना चाहते हुए भी मेड कॉस्ट्यूम पहननी पड़ी और ना चाहते हुए यहाँ पे स्ट्रीट पे आना पड़ा। दूसरी ओर गुआनशुन के यहाँ वो बहुत ही एक्साइटेडली घर वापस आया, लेकिन घर में अंधेरा था।
वैम्पायर मुचिंग कैंडल लेके आया कि लाइट चली गई है। गुआनशु ने देखा कि कैंडल लाइट में मुचिंग कितना खूबसूरत लग रहा है और वो खुश होने लगा कि क्या तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्रिपेयर किया है। मुचिंग ने बताया कि हाँ, एक बड़ा सरप्राइज है। गुआनशु सरप्राइज के लिए रेडी हो गया, लेकिन प्लेट में तो 2 कटी हुई उंगलियां थी। वो देख के गुआनशु बहुत ही डर गया और मुचिंग ने बताया कि ये तुम्हारा खाना है। गुआनशु ने वो खाने से मना कर दिया तो फिर 2 भूत ने उस पे हमला कर दिया। वो दोनों भूत मुशी और बातियान थे। तो इस हैलोवीन पे गुआनशु को ट्रीट की जगह ट्रिक मिली और उसे ट्रिक करके उसकी फैमिली को बहुत मजा आ रहा था। हुआ और केकी अब बड़े हो गए थे और केकी तो जैसे बड़ा होता गया बहुत ही हैंडसम बनता गया। जो भी उसे देखता उसे केकी से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता। तो फिर जैसे एक लड़की ने केकी को देखा वो उसके पीछे जाने लगी कि मुझे उसके कांटेक्ट नंबर चाहिए। उसकी फ्रेंड उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो लड़की तो केकी के पीछे चली गई और बताया कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, क्या उससे केकी के कांटेक्ट नंबर मिल सकते हैं। केकी ने उस लड़की का फोन हाथ में लिया तो वो लड़की बहुत ही खुश हो गई, लेकिन तुरंत ही केकी ने उस लड़की का फोन नीचे फेंक दिया। गुस्से से फोन पे पैर मार के फोन तोड़ दिया और जाते हुए कहता गया कि यहाँ से चली जाओ। वो लड़की रोने लगी और उसकी फ्रेंड आके उसे बताने लगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। वो इस ग्रुप का यंग मास्टर है और स्कूल का नोटोरियस बुली है, तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। वो लड़की तो अपने टूटे हुए फोन को हाथ में लेके रो रही थी। तभी हुआ ने आके उसे हाथ दिया कि क्या तुम ठीक तो हो? मेरे फ्रेंड ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया तो मैं तुम्हारे लिए एक नया ला दूंगा, आई एम सॉरी। तो इस तरह से उस लड़की को हुआ पसंद आ गया कि वो तो कितना हैंडसम है, आखिर वो है कौन। पूरे क्लास में से सिर्फ केकी ने ये असाइनमेंट पूरा नहीं किया था। तो फिर जो लड़का सबका होमवर्क कलेक्ट करता है वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसने हुआ से कंप्लेन की कि तुम्हें उसका कुछ करना होगा। तो फिर हुआ केकी के साथ उस बारे में बात करने गया, लेकिन केकी ने बस स्मिर्क किया और वह हुआ को अपने साथ ले गया। क्लास में सब लोग डरने लगे कि वो मॉनिटर को पीटने के लिए अपने साथ ले गया है। केकी हुआ को एक कोने में ले आया और बहुत ही गुस्सा लग रहा था और उसे इतना क्लोज देखकर हुआ के चिक्स रेड हो रहे थे और उसने कहा कि तुमने होमवर्क नहीं किया और एक लड़की का फोन भी तोड़ दिया। केकी तुरंत ही एक छोटे बच्चे की तरह उसे हक कर लेता है कि आई एम सॉरी। हुआ क्लास मॉनिटर है तो वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, वो ज्यादा केकी के साथ नहीं रह पाया, उसकी देखभाल नहीं कर पाया, इसलिए केकी के साथ ऐसा हो गया। और अब तो केकी बड़ा हो गया है तो फिर उसे हुआ से सीधा सीधा कह देना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। ये सुनते ही केकी की धड़कन तेज हो गई और उसने कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। इस ओमेगा वर्स वाली कहानी में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ये पता चलता है कि वो अल्फा बीटा या ओमेगा है। इस साल ही हुआ की क्लास में काफी सारे लोगों को ये पता चल गया था कि वो अल्फा बीटा या ओमेगा में से कौन से है। मतलब कि एक जवानी वाली उम्र आती है तब शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और ये पता चल जाता है कि वो अल्फा बीटा या ओमेगा है। हुआ और केकी को ये नहीं पता चला था कि वो कौन से है, अल्फा बीटा या ओमेगा में से कौन से है। और हुआ को इस बात का डर भी था कि अगर वो कुछ ऐसा बन गया जिससे वो केकी के साथ नहीं रह पाया तो क्या होगा। लेकिन केकी ने तब उसे कहा था कि तुम चाहे जो कुछ भी बनो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तभी हुआ को कुछ याद आया कि वो क्लास में कुछ भूल गया है। वो केकी को ये कह के चला गया कि कोई भी शैतानी मत करना। काफी देर से केकी इंतजार कर रहा था लेकिन हुआ वापस आया ही नहीं। तभी उसने किसी को ये कहते सुना कि कोई सिंपल था जो अभी ओमेगा बनने के स्टेज पे पहुंच गया है, जल्दी से टीचर को बुलाओ, उसके ओमेगा फेरोमोन चारों ओर फैलने लगे हैं, अगर किसी अल्फा पे उसकी असर हुई तो बहुत बुरा होगा। वो हुआ की बात कर रहा था, उसकी बॉडी में अब चेंजेस आने लगे थे और उसे पता चल रहा था कि वो एक ओमेगा है। उसके ओमेगा फेरोमोन की असर अल्फा पे होने लगी थी और वो सारे अल्फा उसके करीब आने लगे थे, लेकिन कोई उसे टच करे उससे पहले केकी वहाँ पे आ गया और उसे किक लगा दी कि उसे छू मत। उसने हुआ को गले लगाया और उस दूसरे अल्फा की ओर बहुत ही गुस्से से घूरने लगा, जिससे सारे अल्फा हुआ से दूर रहने लगे। फिर केकी हुआ को उठा के जाने लगा कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। सबको भी ये पता चल गया कि चिन की एक अल्फा है। अब तो वो ज्यादा हॉरिबल बन गया है और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे मॉनिटर को पसंद करता होगा। केकी ने पीछे मुड़ के गुस्से से उन सब की ओर देखा तो सबकी बोलती बंद हो गई और हुआ को अब पता चला कि केकी एक अल्फा है और वो शुक्र मना रहा था कि अच्छा हुआ कि वो एक ओमेगा बन गया, बीटा नहीं बना। मतलब कि वो एक दूसरे को मार्क करके फिर हमेशा साथ रह पाए। केकी ने बताया कि वो हुआ के साथ ही अपना दूसरा जेंडर जानना चाहता था और केकी के अंदर हुआ का ब्लड है तो फिर वो हुआ से दूर कैसे रह सकता है। अगर हुआ एक बीटा होता फिर भी केकी उसके साथ रहता। उसने हुआ को गेस किया कि अब मैंने तुम पे अपना मार्क छोड़ दिया है, जिससे हुआ का फेस रेड हो गया। फिर आगे जाके उन दोनों ने शादी कर ली। तो इस तरह से इस सारे कपल की हैप्पी एंडिंग होती है और इस कहानी की भी।